हेलो दोस्तों, नरेशन सीखते हैं आज। स्टैंडर्ड 10th और स्टैंडर्ड 12th का एग्ज़ामिनेशन नज़दीक है अब। तो नरेशन का एकदम कोर कॉन्सेप्ट जो कहते हैं ना, वो सीखेंगे हम इसमें। जिसने इस वीडियो को, इस सीरीज़ को देख लिया तो निश्चिंत रहिए, नरेशन तरीके से आ जाएगा बनाना। इसे समझते हैं। अगर कोई एक शब्द में पूछे कि नरेशन क्या है, तो बताना नरेशन कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, ठीक है। और नरेशन को हम स्पीच भी कहते हैं। अब स्पीच क्या है? तो हम जो बोलते हैं उसे ही हम स्पीच कहते हैं। तो मैं इसी बात को लिख रहा हूँ। वॉट वी स्पीक इज स्पीच। हम जो बोलते हैं वही स्पीच है। तो हम नरेशन कहते हैं, कॉन्वर्सेशन कहते हैं, स्पीच कहते हैं। तुमने वर्ड सुना होगा नरेट। नरेट वर्ड वर्ब है। नरेट मतलब कहना, कहना। और तुमने ये भी वर्ड सुना होगा नरेटर। नरेटर वर्ड नाउन है, कहने वाला यानी कि टेलर, दैट इज कहने वाला। इसी से तो एक वर्ड बन जाता है स्टोरी टेलर, कहानी कहने वाला। और स्टोरी टेलर को ही तो हम नरेटर कहते हैं, नरेटर ऑफ द स्टोरी। तो हमारे पास एक तीसरा वर्ड आता है इसी से, नरेशन। नरेशन का क्या अर्थ हुआ? कहने की प्रक्रिया, क्योंकि एशन का अर्थ होता है प्रोसेस। इतना अच्छा नरेशन तुमने, मुझे नहीं लगता कि सीखा होगा आज तक। तो गौर से इसे समझो और अपने काम आसान करो। हवा में नरेशन बनाने लग जाओगे, गारंटी से कहता हूँ। और बहुत आसान है नरेशन, द प्रोसेस ऑफ नरेटिंग थिंग्स। चीज़ों को कहने का तरीका, चीज़ों को कहने की प्रक्रिया। तो इतनी बातें तुम ध्यान में रखो। अब नरेशन दो तरीके से हो सकता है। देखो, नरेशन मतलब बातचीत, यानी बातचीत अब दो तरीके से हो सकता है। अभी समझ में आएगा। पहला तरीका है कि एक बोलने वाला इंसान है और एक सुनने वाला इंसान है। बोलने वाले इंसान को स्पीकर कहते हैं, सुनने वाले इंसान को लिसनर कहते हैं। क्योंकि स्पीक मतलब बोलना, स्पीकर मतलब बोलने वाला। लिसन मतलब सुनना और लिसनर मतलब सुनने वाला। तो ये स्पीकर कुछ ना कुछ बोल रहा है, ओके। और ये जो बोल रहा है तो कुछ शब्द बोलेगा, यानी बोलने वाला कुछ ना कुछ बोल रहा है। इसे हम स्पीच कहते हैं। तो बोलने वाला सुनने वाले के सामने डायरेक्टली अवेलेबल है और सुनने वाला भी बोलने वाले के सामने डायरेक्टली अवेलेबल है। कहने का क्या अर्थ हुआ कि बोलने और सुनने वाला एक दूसरे को डायरेक्टली अवेलेबल है, डायरेक्ट उपलब्ध है। और बोली जा रही है बात, तो बोली गई बात को स्पीच कहते हैं। तो चूंकि इस दोनों के बीच संवाद, बातचीत, नरेशन डायरेक्टली हो रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, मतलब डायरेक्ट बातचीत। समझ में आया? डायरेक्ट स्पीच बोल लो। स्पीच मतलब जो बोली गई बात है। तो ये स्पीकर कुछ ना कुछ बोल रहा है। स्पीच क्या है? तो शब्द है। और चूंकि ये स्पीकर डायरेक्टली बोल रहा है एक लिसनर को,
तो बोलने की इस प्रक्रिया को डायरेक्ट प्रक्रिया कहेंगे, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन का। और सबसे समझदार तरीका है इसको समझने का कि ये डायरेक्ट बातचीत है, इसीलिए हम इसे कहेंगे डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन। मुझे लगता है कि समझ चुके होंगे। अब एक तरीका बोलने का ये हो सकता है कि बोलने वाला यहाँ स्पीकर है और बोलने वाले की बात को इस इंसान के पास डायरेक्टली नहीं पहुंचाया गया है। ध्यान देना, ध्यान से, डायरेक्ट तरीका नहीं है। ये स्पीकर यानी रेड कलर में जो इंसान है, इसने ब्लू कलर वाले इंसान को डायरेक्टली कुछ बात नहीं कही है, बल्कि बीच में जो ब्लैक कलर में एक इंसान है, ब्लैक कलर के कपड़े पहना हुआ जो इंसान है, इससे पहले इसने कुछ कहा और इस लिसनर ने, इस सुनने वाले ने इस ब्लू कलर के कपड़े में ढले हुए इंसान को जाकर बताया। तो स्पीकर की बात इस लिसनर नंबर सेकंड के पास, यह है लिसनर नंबर फर्स्ट, तो लिसनर नंबर सेकंड के पास स्पीकर की बात डायरेक्टली नहीं पहुंची है। कहने का क्या अर्थ है कि एक लिसनर बीच में है कोई, जिसने कि स्पीकर की बात को लिसनर नंबर सेकंड तक पहुंचाई है और स्पीकर को लिसनर नंबर सेकंड से काम है, लेकिन ये डायरेक्टली उसके पास नहीं जा सकता है, कोई विवशता है। तो इसने लिसनर फर्स्ट को कह दिया और कहा कि जाओ तुम लिसनर सेकंड को मेरी बात कह देना। तो स्पीकर की बात डायरेक्टली नहीं पहुंची लिसनर सेकंड के पास, यानी इनडायरेक्टली पहुंची। किसके ज़रिए? किसी बीच के एक सुनने वाले इंसान के ज़रिए। करेक्ट, यानी एक बीच के सुनने वाले मीडिएटर के ज़रिए। तो ध्यान से समझो, बातचीत का तरीका यहाँ पर इनडायरेक्ट हुआ, यानी कि स्पीकर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है लिसनर नंबर सेकंड को, क्योंकि डायरेक्टली स्पीकर अगर उसके पास अवेलेबल होता तो डायरेक्ट स्पीच होती। तो ये स्पीच है इनडायरेक्ट, मतलब स्पीकर और लिसनर नंबर सेकंड के बीच बातचीत इनडायरेक्ट प्रक्रिया के ज़रिए हो रही है। जैसे हम कहते हैं ना, जाओ हमारी बात को तुम मेरे दोस्त से बता देना। तो किसी से हम बोलते हैं और किसी के ज़रिए हम अपनी बात को कहीं दूसरे तक पहुंचाते हैं, यानी हमने डायरेक्टली जाकर उससे कुछ नहीं कहा, यानी हम डायरेक्ट अवेलेबल नहीं हैं उसके तक। तो इस प्रक्रिया को, बातचीत के इस ढंग को इनडायरेक्ट कहते हैं, जिसमें कि इन प्लस डायरेक्ट। तो इसके अर्थ समझो, इन का अर्थ होता है नॉट और डायरेक्ट का अर्थ हो गया डायरेक्ट। सिंपल सी बात, अभी जो लिखा है वही लिख देंगे हम, अभी हम डिक्शनरी की मीनिंग में नहीं जा रहे। तो हमारे पास अर्थ क्या निकला? नॉट डायरेक्ट। इसीलिए इनडायरेक्ट का अर्थ हुआ कि कोई स्पीकर जब अपनी बात किसी दूसरे इंसान तक डायरेक्टली नहीं पहुंचाता है, तो इस मेथड को, इस कहने के, इस प्रक्रिया को, कहने के इस मेथड को हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसीलिए यहाँ जो प्रक्रिया अभी घटी है, तो इस स्पीकर की बात पहले इसके तक, फिर इसके तक, तो इसीलिए तो हम इसे इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे, यानी इनडायरेक्ट बातचीत कहेंगे, कॉन्वर्जेशन। बड़े ध्यान से समझना, आगे बहुत आसान होने वाला है। और यानी तुम इसे कह सकते हो इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। कोई दिक्कत? अब बहुत ही ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना कि नरेशन को हम चेंज कैसे करते हैं, है ना। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे ले जाते हैं, इसी की प्रक्रिया बता रहा हूँ। तो उससे पहले छोटी छोटी कुछ बात है, उसको समझ लो। एक वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, कि नरेशन में मूलतः होता क्या है। तो गौर करो, यहाँ वर्ड है ट्रांसफॉर्म एंड एशन, ठीक है।
तो ट्रांस का अर्थ होता है चेंज, कन्वर्ट, जो कहना चाहो। फॉर्म का अर्थ है स्ट्रक्चर, और एशन का अर्थ है प्रोसेस। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि नरेशन ट्रांसफॉर्मेशन जैसे टॉपिक का एक टॉपिक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या निकल कर आया? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग। ओके, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। यानी सेंटेंस कुछ लिखा है, एग्जाम्पल लो, जैसे आई एम गुड, तो हम इसके स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, सेंटेंस का रूप चेंज करेंगे, लेकिन कहेंगे यही बात जो यहाँ कही गई है, दैट इज़ आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। तो हम कैसे कह सकते हैं? और एम के पास भी नॉट लगाओ, तो आई एम नॉट, और गुड का ऑपोजिट बैड। अब सोच कर देखो, आई एम गुड इट मीन्स आई एम नॉट बैड। तो ये दोनों ही ढंग एक ही मीनिंग दे रहा है। तो नरेशन में दो ढंग होते हैं, एक तो डायरेक्टली हम किसी से बात कर लें तो डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा, डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, या हम अपनी बात तीसरे के पास किसी बीच वाले दूसरे के ज़रिए पहुंचा दें, तो इस ढंग को इनडायरेक्ट ढंग कहेंगे। यानी मेरी बात इनडायरेक्टली किसी के पास पहुंची, क्वाइट सिंपल। लेकिन बीच वाला जो इंसान है, इसको कुछ ऐसा समझते हैं। ये मान लें कि तुम हो और ये कोई एक लिसनर है, सुनने वाला, और ये भी लिसनर है, लेकिन ये लिसनर नंबर सेकंड है जो तुम्हें सुनेगा लेकिन इनडायरेक्टली, ठीक है। तो तुमने अपनी बात इससे कही और ये बीच वाला इंसान तुम्हारी बात को लेकर इसके पास चला गया, तो अल्टीमेटली तुम्हारी बात ही थर्ड के पास पहुंची, यानी लिसनर नंबर सेकंड के पास पहुंची, लेकिन किसी के ज़रिए। तो इसमें होना क्या चाहिए कि ये सेकंड वाला बंदा किसी भी कीमत पर तुम्हारी बात का अर्थ ना बदले, सिर्फ कहने का ढंग बदलेगा, लेकिन तुमने जो मैसेज दिया है वो मैसेज सेम मिलना चाहिए। मैसेज का क्या अर्थ है? मीनिंग, अर्थ। इसलिए मैंने भी यहाँ समझाया है ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का अर्थ कि सेंटेंस का रूप हम बदलेंगे, लाइक दैट, आई एम गुड, आई एम नॉट बैड, लेकिन कहने का अर्थ है कि है। तो नरेशन में अब हम सीखने वाले जो हैं कि डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे जाएं। डायरेक्ट स्पीच तुम यहाँ लिखते हो कुछ ना कुछ, अभी लिखेंगे, और नीचे हम क्या लिखते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, लाइक दैट। तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो जाएंगे, हम बात की मीनिंग नहीं बदलेंगे, ध्यान रखना है। हम क्या बदलेंगे? सेंटेंस का फॉर्म बदलेंगे, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलेंगे, ये हम बदलेंगे, लेकिन सेंटेंस की मीनिंग कतई नहीं बदलेंगे। यानी सेंटेंस का हम सोल नहीं बदलेंगे। सोल का क्या अर्थ है? आत्मा। हमने जो कही है वही बात अगली तक जानी चाहिए। अब ध्यान दो, दो बहुत अहम बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि नरेशन में बदलाव कब आता है, इस बात को समझना ज़रूरी है, फिर सारे सवाल बनने लगेंगे। तो इसमें फर्स्ट थिंग ध्यान रखना कि कॉमा से पहले, नरेशन तो तुमने पढ़ा ही है, प्रक्रिया समझ ही रहे हो, तो कॉमा से पहले अगर तुम्हें V1 लिखा मिल जाए, या इसी में मान लो V5 लिखा मिल जाए, या कभी शैल के साथ तुम्हें या विल के साथ तुम्हें V1 मिल जाए, कहने का क्या अर्थ है कि तुम्हें या तो प्रेजेंट मिल जाए, से और सेज प्रेजेंट टाइम में यूज़ होता है, और शैल विल से फ्यूचर टाइम में यूज़ होता है। यानी या तो तुम्हें प्रेजेंट वर्ब मिल जाए कॉमा से पहले, या कॉमा से पहले तुम्हें फ्यूचर वर्ब मिल जाए। तो
कोटेशन मार्क के भीतर यानी डबल इन्वर्टेड कॉमास के सेट के भीतर जो बातें लिखी होती हैं ना, ये बातें किसकी होती है? स्पीकर के द्वारा कही गई बात होती है। फुल स्टॉप आए या ये क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है या एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सेंटेंस हो सकता है, तीन ही संभावनाएं हैं। तो कॉमा से पहले अगर वर्ब पास्ट में ना रहे, सीधी सी बात, कहने का अर्थ कि प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर में रहे, तो इधर कोई चेंज नहीं आता है। इधर की बातों में नो चेंज, ये सबसे पहली बात है। एग्जाम्पल्स भी लेंगे, ज़रा वेट कर लो। और सबसे ज़रूरी बात यह है जो हम पढ़ेंगे, और स्टैंडर्ड 10th और 12th या फिर किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इसी सेकंड पॉइंट के बेसिस पर आता है। अब ध्यान देना, कॉमा से पहले अगर वर्ब तुम्हें V2 में दिखे, ओके, कहने का क्या अर्थ है? अगर तुम्हें इधर पास्ट टाइम में लिखा हुआ वर्ब दिखे तो ही कोटेशन मार्क के भीतर लिखी हुई सारी बातों में बदलाव आता है। ध्यान दो, अगर तुम्हें कॉमा से पहले V2 मिलता है, said मिल गया लिखा हुआ, TOLD told मिल गया, या कहने से संबंधित कोई भी शब्द मिल गया जो ये बताए कि कहा जा रहा है कुछ, said है, told है, spoke है, inquired, questioned, asked, कुछ भी ऐसे वर्ब मिले, लेकिन V2 में हो तो इधर चेंज आता है। किधर? कोटेशन मार्क के अंदर स्पीकर के द्वारा जो कही गई बात है, इसमें चेंज आता है तब। और चेंज जो आएगा वो दो एस्पेक्ट्स में चेंज आता है, दो बातों में चेंज आता है। एकदम आसान है, दिमाग को स्थिर रखो, बिल्कुल समझ में आएगा। टाइम और टेंस में चेंज आएगा। अब स्थिति 3 होगी कि अगर टाइम चेंज होगा तो टेंस चेंज नहीं होगा, अगर टाइम चेंज नहीं होगा तो एक बार हो सकता है कि टेंस चेंज हो, और एक बार है कि ना तो टाइम चेंज होगा ना तो टेंस चेंज होगा। यानी टाइम अगर हाँ तो टेंस ना, अगर टाइम ना तो टेंस हाँ, और एक बार दोनों ही चीज़ें ना। आसान है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स, यहीं से हम चेंज समझेंगे और टेंस भी इस क्लास में मैं समझा दूंगा आपको। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू चेंज, ओके। हाउ टू चेंज क्या? हाउ टू चेंज स्पीच, बातचीत के ढंग को हम आखिर कैसे बदलें, यहीं से राज खुलेगा। अब समझते चलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मान लो जैसे मैंने कहा, किसी का नाम ले लेते हैं, हैरी सेज। हैरी कहता है आई एम हैप्पी। और ध्यान रहे, मैं कोई भी आपको SON सन वाला मेथड नहीं पढ़ाने वाला हूँ। जो जानते हो वो समझ गए होगे, जो नहीं जानते हो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो, क्योंकि लैंग्वेज को फील करना आना चाहिए, ठीक है। नियम में उलझोगे तो पहले नियम सोचोगे फिर आंसर सोचोगे, ऐसी प्रक्रिया से हम दूर रहें। और हमारे क्लास में तो आपको ऐसा बिल्कुल अप्रोच नहीं मिलता है। तो ध्यान दो, हैरी यहाँ पर बोलने वाला एक इंसान है, और हैरी ने जो बोला है वो ये बोला है। तो इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि बोलने वाले की बातों को हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। समझना मेरी बात। तो कभी भी अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास आपको मिल जाए तो समझना कि ये किसी न किसी बोलने वाले की बात है, ठीक है। और यहाँ गौर करो कि हमने वर्ब V5 लिया है, राइट। हमने लिखा है हैरी सेज, यानी प्रेजेंट टाइम में हमने वर्ब लिया है, सेड नहीं लिखा हुआ, यानी कि V2 नहीं है। जब V2 इधर नहीं है तो इधर की बातों में कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। तो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे? ये तो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, हम लिखने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच। आसान है, देखो ध्यान से। हैरी सेज दैट, अभी ये भी बताऊंगा दैट क्या है और क्यों आता है। पहले आंसर देखो, हैरी सेज दैट। अब हैरी ने खुद सोचो कि आई किसे कहा होगा, किसके बारे में आई कहा होगा, आई का इस्तेमाल हैरी ने किसके लिए किया होगा।
खुद के लिए। कोई भी इंसान आई बोलता है तो वो इंसान अपने आप को ही बताता है। और ये चूँकि बातें आई एम हैप्पी, ये सेंटेंस हैरी ने खुद कहा है, तो इस सेंटेंस में आई कहकर किसका जिक्र किया है? हैरी ने खुद का जिक्र किया है। क्वाइट सिंपल। तो आई का रिलेशन हैरी से ही है। तो ये हैरी का तरीका है कि हैरी खुद को आई कहेगा। बिल्कुल, एक स्पीकर, एक वक्ता, एक बोलने वाला खुद को तो मैं ही कहता है। मैं खुश हूँ। तो ऑब्वियसली हैरी ने अपनी बात की है आई कहकर। ये समझना ज़रूरी है। पर्सन्स बदलेंगे, सिर्फ टाइम टेंस में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि दो ही पहलू में चेंज आता है। तो हम इसके सेंटेंस के ना तो टाइम बदलने जा रहे हैं, ना तो टेंस बदलने जा रहे हैं। पर्सन तो बदलेंगे ही। तो हैरी ने खुद कहा है अपने विषय में कि मैं खुश हूँ, लेकिन हैरी को हम क्या कहेंगे, ऐसे सोचना है हमें। बस यही तो बात सोचनी है हमेशा, और हमेशा सोचनी है। हैरी ने खुद को आई कहा। हैरी का ये तरीका है खुद को रिफ़र करने का, लेकिन हैरी को आप क्या कहेंगे? हैरी को दूर खड़ा कीजिए खुद से, और हैरी को आप थर्ड पर्सन मानेंगे, यानी ही कहेंगे हैरी को। ही इज़ हैरी, यही कहोगे ना। तो ऐसा समझो कि तुम यहाँ पर हो और हैरी यहाँ पर है। यह है हैरी महोदय। अब गौर करो कि हैरी को तुम कुछ रिफ़र करना चाह रहे हो। हैरी तुमसे दूर खड़ा है और कोई इंसान तुम्हें सुन रहा है। ये तो इस इंसान को तुम सुनाकर हैरी के विषय में कौन सा प्रोनाउन कहकर तुम उसे रिफ़र करोगे? ऑब्वियसली ही कहोगे। ही, कैपिटल स्मॉल जो भी बात, लेकिन ही कहेंगे यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई? तो स्पीकर को, यानी इस बोलने वाले को हमेशा अपने से दूर खड़ा करो, और उस स्पीकर को हमेशा तुम्हें थर्ड पर्सन समझना है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच जो अभी हम लिखने जा रहे हैं, इस बात का बोलने वाला इंसान तुम हो खुद। तुम ऐसा समझो कि हैरी ने जो कहा है वो तुमने सुना है। ये हमेशा सोचना है। और तुमने जब सुना है तो तुम अपनी सुनी हुई बात किसी को बता रहे हो। तो हैरी का जिक्र तुम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करके करोगे? ऑब्वियसली कहोगे वह, यानी ही। इसीलिए हैरी सेज दैट ही इज़ हैप्पी। मैं आगे और इलैबोरेट करूँगा इसे, ध्यान से देखते चलो, समझ में आएगा। चलो, अगर कोई कठिनाई रह गई तो यहाँ समझो बात। डायरेक्ट स्पीच में देखना ध्यान से, ऐसी प्रक्रिया होगी। ये डायरेक्ट स्पीच है। तो एक इंसान आएगा बोलने वाला, स्पीकर, और यहाँ आएगा वर्ब सेज टू। सेज को टू लगता है, यानी कि से को टू लगता है। से, सेज, सेइंग, कुछ भी आ जाए सबको टू लगेगा। टू प्रीपोजिशन है। और यहाँ एक इंसान आएगा सुनने वाला, राइट, लिसनर। यहाँ आएगा कॉमा। और स्पीकर ने जो बातें कही हैं ना, ये कही हुई बातें यहाँ आती हैं। इसके एक्चुअल वर्ड्स ये कहलाते हैं, क्योंकि स्पीकर ने एक्चुअली कुछ बोला है। करेक्ट? तो ये स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स कहलाते हैं। एक्चुअल वर्ड्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि स्पीकर ने खुद से ये एक्चुअली बोला है, वास्तव में बोला है। इसीलिए डबल इन्वर्टेड कॉमास के भीतर लिखी हुई बातें एक्चुअल वर्ड्स कहलाती हैं। हमें ऑब्वियसली समझ जाना है कि एक्चुअल वर्ड्स स्पीकर के ही हैं, क्योंकि इस सेंटेंस का बोलने वाला इंसान है कौन आखिर? तो बोलने वाला इंसान यही स्पीकर है। करेक्ट? ऐसे हमें समझनी है बातों को। तो स्पीकर ने किसी लिसनर से कहा, तो करना क्या है तुम ऐसे सोचना कि ये दो इंसान है, इस दो इंसान ने बातें की, ये स्पीकर, ये लिसनर है, और तुम इसके बगल से सड़क से जा रहे थे। ठीक है? तुम इस सड़क के बगल से जा रहे थे और तुमने इसकी बातें सुन ली, इसने कुछ कहा है, और तुम्हारा दोस्त यहाँ वेट करता है, और तुम थोड़ी देर में इसके पास पहुंच जाते हो। ये तुम्हारा दोस्त है मान लें, और तुम इसके पास पहुंच जाते हो थोड़ी देर में। तो हम मान लेते हैं कि इस इंसान का नाम एडम है सपोज,
और इसका नाम कैथरीन है। देखना कितना इंटरेस्टिंग है। तो एडम ने कैथरीन से कुछ कहा है। ओके, एडम ने कैथरीन से कहा, कैथरीन आई लव यू। अब तुमने सुन लिया, तुम अपना नाम कुछ भी रख लो। तो आपका नाम मैं पीके रख देता हूँ, मान लेते हैं प्रिंस कुमार, सपोज आपका नाम है। तो प्रिंस कुमार अब यहाँ पहुँच चुका है और प्रिंस कुमार का एक दोस्त है जिसका नाम है फिलिप। तो प्रिंस कुमार फिलिप से कुछ कहता है कि फिलिप, जानते हो एडम और कैथरीन को हमने बातें करते सुनी है अभी सड़क किनारे, मैं उधर से ही आ रहा हूँ। और एडम ने कहा कैथरीन से कि वह उसे प्यार करता है, वह उसे मानता है। समझ में आ रही है बातें? तो गौर करो, अब मैं इस बात को लिखता हूँ। एडम सेज टू कैथरीन, एडम ने कैथरीन से कहा क्या? आई लव यू। इस बात को किसने सुना है? तुमने सुना है। तो ये आई लव यू, ये जो सेंटेंस बोला गया, इस सेंटेंस का आखिर बोलने वाला वक्ता कौन था? एडम था। लेकिन अब जो तुम इनकी बातों को सुनकर फिलिप को सुना रहे हो, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अभी जो इंसान बोल रहा है यहाँ पर, प्रिंस कुमार और फिलिप के बीच में जो बोलने वाला इंसान है, एडम और कैथरीन की बात को जो बोलने वाला इंसान है, वो कौन है? तो तुम खुद हो ना। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर स्पीकर जो भी आए और लिसनर जो भी आ जाए, ऐसा तुम हमेशा मानना कि इन दोनों की बातों को तुमने खुद सुनी है और तुम किसी और को जाकर सुना रहे हो। इससे काम आसान हो जाएगा। तो अब ध्यान देना, ये था डायरेक्ट स्पीच। क्यों इसे डायरेक्ट स्पीच कह रहे हैं? क्योंकि हम एडम की डायरेक्ट कही गई बात को, बातें क्या कहलाएंगी? स्पीच कहलाएंगी। जो बोला जाता है वो स्पीच कहलाता है। बोला क्या गया है? तो आई लव यू बोला गया है। किसके द्वारा? एडम के द्वारा। तो एडम की कही गई बात डायरेक्टली है, डायरेक्ट बात है ये जो कैथरीन से कही गई है। तो चूंकि इस सेंटेंस में डायरेक्ट बात, डायरेक्ट वर्ड्स, एक्चुअल वर्ड्स शामिल हैं, इसलिए इस स्पीच का नाम होगा डायरेक्ट स्पीच। क्योंकि बोली गई बात को स्पीच कहते हैं और बोली गई बात डायरेक्ट मेथड में है, इसलिए डायरेक्ट स्पीच ये कहलाएगी। अब हम कहने जा रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच का स्पीकर कौन होगा? वेरी गुड, तुम खुद होगे। क्योंकि तुम इनडायरेक्टली अब एडम और कैथरीन की बात अपने दोस्त फिलिप से सुना रहे हो। समझ गए मेरी बात? तो ये हमेशा होगा, इस चीज़ को ऐसे ही सोच लेना। तो इसका सल्यूशन कैसे दें? तो एडम का एडम हम लिखेंगे और सेज टू को हम कट करके टेल्स लिखेंगे। ऐसा नियम है कि सेज का अगर ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है, ये वाला लिसनर कैथरीन, तो सेज वर्ब का ऑब्जेक्ट ही है ना। क्यों? किससे का? तो कैथरीन। किससे का जवाब? हुम का जवाब कैथरीन आया। कैथरीन ऑब्जेक्ट है। तो एडम टेल्स कैथरीन, ये बात कौन सुना रहा है? तुम सुना रहे हो। ऐसा सोचना है। किससे सुना रहे हो? फिलिप से सुना रहे हो। तो तुम ऐसा ही कहोगे ना कि एडम टेल्स कैथरीन दैट, एडम कैथरीन से कहता है कि, दैट मीन्स कि। अब एडम ने आई का इस्तेमाल किसके लिए किया होगा? खुद के लिए किया होगा। बड़े ध्यान से देखना। तो एडम ने आई का इस्तेमाल खुद के लिए किया, लेकिन एडम को तुम दूर से क्या कहोगे? क्योंकि अब तो दूर है वो। तुम यहीं देखो, फिलिप यहाँ पर है, तुम यहाँ पर हो, और तुमसे दूर है एडम और कैथरीन दोनों ही। तो उंगली दिखाकर एडम को कौन सा प्रोनाउन कहकर तुम रिफ़र करोगे? फिलिप के सामने ही कहोगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि तुम स्पीकर हो, फिलिप लिसनर है, और स्पीकर और लिसनर के बीच में दुनिया की अगर किसी की भी बातें होती हैं, वो हमेशा थर्ड पर्सन समझा जाता है, तीसरी बात समझी जाती है। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो क्या कहते हैं? अरे छोड़ो, क्या तीसरे की बातें करनी, चलो हम अपनी बातें करते हैं। यानी तीसरे की बातें करनी, अर्थात थर्ड पर्सन। तो एडम प्रिंस कुमार के लिए दूर से थर्ड पर्सन है, और कैथरीन भी चूंकि दूर है तो ये भी थर्ड पर्सन है, क्योंकि बोलने वाला इंसान हमेशा फर्स्ट पर्सन माना गया है। कि चलो स्टेज पर वक्ता आ गया है, बोलने वाला आ गया, यानी कि प्रथम इंसान आ गया।
अब दूसरे नंबर पर लिसनर आया, सुनने वाला आया, तो लिसनर को हमने सेकंड पर्सन मान लिया। ऐसा अंग्रेजी के विद्वानों ने माना है, ध्यान रखना। अब वक्ता यानी स्टेज पर से स्पीकर जो भी बोलेगा लिसनर के सामने, और अगर वो अपनी बात या लिसनर की बात नहीं कर रहा है तो वो किसकी बात कर रहा है? किसी तीसरे इंसान की बात कर रहा है, दुनिया के किसी तीसरी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। कहने का अर्थ कि थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है। तो बोलने की स्थिति में, किसी भी स्थिति में, अगर स्पीकर लिसनर से अपने अलावे और उस लिसनर के अलावे किसी की बात करे तो वो बात हमेशा तीसरी बात मानी जाती है। यानी इस सेंटेंस का, इनडायरेक्ट स्पीच जैसे इस सेंटेंस का अभी स्पीकर कौन है? तुम खुद हो। लिसनर कौन है? तुम्हारा दोस्त है। बात किसकी तुम कर रहे हो? तो एडम की और कैथरीन की। यानी कि ना तो तुम अपनी बात कर रहे हो, ना तो फिलिप जैसे लिसनर की, तुम अपने दोस्त की। तो एडम और कैथरीन दूर है यहाँ से खड़ा, तो एडम के लिए तुम ही कहोगे। चलो माना तुम ही नहीं कहना चाहते हो तो कुछ ऐसा कहो। ये तो बात सत्य है ना कि एडम कहता है कैथरीन से कि एडम मानता है कैथरीन को। अब आसान है। अब गौर करना, नरेशन एकदम आसान हो जाएगा। तुम अब इसे फिर से दोबारा लिखो। एडम टेल्स कैथरीन दैट। अब एडम तो हम 2 बार बोल नहीं सकते एक सेंटेंस में। नाउन के रिपीटेशन से लैंग्वेज बोरिंग हो जाती है, तो नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए ही प्रोनाउन आता है। तो इस एडम को अब हटाकर तुम यहाँ क्या बोलोगे? ही बोलोगे। करेक्ट। लव्स का लफ्ज आएगा और कैथरीन की जगह पर तुम क्या बोलोगे? हर बोलोगे। शी नहीं, ध्यान रहे, हर। क्यों? लव्स के बाद लिखा है, ऑब्जेक्ट है कैथरीन, तो शी का ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म क्या आता है? हर आता है, इसलिए यहाँ हर होगा। और अब ये सेंटेंस करेक्ट है। और अगर मैं पूछूं तुमसे कि इस सेंटेंस का, इस इनडायरेक्ट स्पीच का आखिर स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है, तो गलती से भी एडम मत कहना, क्योंकि इस कहानी को तो तुम सुना रहे हो ना। तो इस कहानी का, इस सेंटेंस का स्पीकर, बोलने वाला प्रिंस कुमार है। यानी खुद को समझ लेना, तुम्हारा जो नाम है, तुम अपने आप को हमेशा समझना कि हमने किसी स्पीकर, किसी लिसनर को कहते कुछ सुना है और इसी बात को तुम्हें किसी को जाके सुनानी है, जो अभी हमने ये कहानी तुम्हारे सामने रची। दिस इज़ ऑल अबाउट नरेशन। बहुत सिंपल है नरेशन, वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड इट। लेकिन एक चीज़ गौर करो अब कि हमने इसे प्रेजेंट में रखा है और हमने यहाँ पर कोई चेंज नहीं लाया है, क्योंकि मेन सेंटेंस में अब आ जाओ। एडम सेज टू कैथरीन, यहाँ लव लिखा है, यानी कि V1 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ देखो हमने V5 लिखा है, वो तो ही के कारण हमने V5 लिखा, लेकिन V5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ना तो टाइम बदला, प्रेजेंट प्रेजेंट, ना तो टेंस बदला, इंडेफिनिट इंडेफिनिट। क्यों नहीं बदला? क्योंकि कॉमा से पहले वाला वर्ब हमारे लिए V5 में था, यानी प्रेजेंट में था। अब बहुत सीधा सीधा और आसान तरीके से बताऊंगा, इसे ध्यान दो। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे माया says I am tired। माया कहती है कि मैं थकी हुई हूँ। तो इनडायरेक्टली अब बोलो, कहने का अर्थ कि माया को तुमने ऐसा कहते हुए सुना है और तुम जाकर किसी और से सुना रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम इसकी बात को, माया की बात को इनडायरेक्टली कैसे बताओगे, कैसे सुनाओगे? तो तुम यही कहोगे ना कि माया कहती है कि वह थकी हुई है, यानी माया कहती है कि माया थकी हुई है। अब 2 बार माया बोलोगे तो लगेगा कि दूसरी वाली माया वास्तव में कोई और माया है, यानी कोई दूसरी माया है। तो माया सेज दैट। अब देखो माया ने भी अपने लिए आई कहा, खुद का नाम तो नहीं ले लिया कि माया सेज माया इज टायर्ड। ऐसे भी सोचो। तो माया सेज, माया कहती है आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई हूँ। तो माया ने आई खुद के लिए इस्तेमाल किया। तो ये माया के कॉन्टेक्स्ट में, माया के संदर्भ में खुद को रिफ़र करने का ये तरीका है, खुद को बताने का ये तरीका है। तो अच्छी बात है। लेकिन माया को तुम क्या कहोगे? हमेशा तुम्हें ऐसे ही सोचना है। तो माया को तुम शी कहोगे।
तो देखा, यहाँ हमने सब्जेक्ट कट किया तो हमने यहाँ सब्जेक्ट लाया। अब हम यहाँ वर्ब हटा रहे हैं, तो आई के साथ एम, प्रेजेंट टाइम। इधर तो हमारा प्रेजेंट में वर्ब है, यानी इधर की बातों में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कोई भी चेंज नहीं आएगा कहने का अर्थ कि ना तो टाइम ना तो टेंस में चेंज आएगा, क्योंकि चेंज दो ही पहलुओं में आता है, या तो टाइम में या तो टेंस में। तो माया ने खुद को आई कहा, माया को तुमने खुद से दूर खड़ा किया, दूर से तुम उसे रिफ़र करोगे शी कहकर। और चूंकि ये बात प्रेजेंट में कही गई है, यहाँ भी देखेंगे सेइज प्रेजेंट में कही गई है, और जो बात कही गई है उसमें भी प्रेजेंट टाइम का इस्तेमाल है, तो तुम भी प्रेजेंट टाइम इस्तेमाल करो वर्ब को। तो आई एम होगा, लेकिन शी के साथ इज होगा, आर तो होगा नहीं। तो माया सेज दैट शी इज टायर्ड। माया कहती है कि वह थकी हुई है। आ रहा है समझ में? कुछ दूसरा नाम, जैसे पीटर सेज टू ड्यूक। पीटर ड्यूक से कहता है क्या? आई नो यू। मैं तुम्हें जानता हूं। समझना इसे, बहुत आसान है। तो पीटर की चूंकि डायरेक्ट कही हुई बात इस सेंटेंस में अवेलेबल है, पीटर ने डायरेक्टली जो ड्यूक से कहा है वो डायरेक्ट कही हुई बात इस सेंटेंस में अवेलेबल है, इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हो। अब हम जो पीटर की सुनी हुई बात को किसी और से बोलेंगे तो इसे हम इनडायरेक्टली चूंकि बोल रहे हैं। पीटर ने ड्यूक से अभी अभी जो कहा है उसकी बात को हम सुन लिए हैं और हम किसी और से कह रहे हैं जाकर, तो पीटर की बात अब हम जिससे कह रहे हैं उसके तक तो इनडायरेक्टली पहुंच रही है ना, क्योंकि पीटर हम जिससे कह रहे हैं उससे सुनाने के लिए नहीं आया है, उससे कहने डायरेक्टली नहीं आ रहा है। तुम कह रहे हो उसे, तो इनडायरेक्ट तरीका है, तो इस बात को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे या इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे। सॉल्व कैसे करें? पीटर अब सेज टू है तो सेज टू को कट करेंगे, ध्यान रहे टू को भी कट करेंगे, और से टेल में चेंज होता है, तो वहाँ सेज लिखा है तो टेल्स लिखो, और टेल को कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारे सामने प्रेपोजिशन तक कट करके तुम्हें दिखाया है। तो पीटर टेल्स ड्यूक दैट, अब समझेंगे दैट भी कैसे आता है। तो पहले देखो, पीटर ने खुद के लिए आई कहा होगा कि मैं तुम्हें जानता हूं। यू तुम किसके लिए इस्तेमाल करते हो? जो तुम्हें सुनता है। तो पीटर ने खुद के लिए आई कहा, लेकिन पीटर के लिए तुम क्या कहोगे? दूर से तुम ही कहोगे, क्योंकि वो दूर खड़ा है। स्पीकर लिसनर दोनों को ही खुद से दूर खड़ा करना और हमेशा सोचना है कि उन दोनों को, स्पीकर लिसनर को, हमने सुना है। और पीटर ने यू किसे कहा होगा? तो ड्यूक से कहा होगा, क्योंकि यू हमेशा सुनने वाले की बात करता है, सुनने वाले के लिए इस्तेमाल होता है। ही नोज आज भी जानता है ना, गौर करो यहाँ टेल्स लिखा है, V5 में लिखा हुआ वर्ब है, यानी प्रेजेंट टाइम में वर्ब है। जब कॉमा से पहले प्रेजेंट टाइम की बात हो तो इधर कोई चेंज नहीं, नो चेंज, ना तो टाइम बदलेगा ना तो टेंस बदलेगा। तो हम भी टाइम नहीं बदल रहे हैं, ऊपर में नो लिखा है यानी V1 है, यानी प्रेजेंट टाइम है, तो वो तो आई के साथ नो लगता है, ही के साथ तो V5 नोज लगता है, लेकिन V5 से भी तो टाइम प्रेजेंट होता है, तो नो से भी टाइम प्रेजेंट यानी V1 से, और नोज से भी टाइम प्रेजेंट। देखो हमने टाइम नहीं बदला, और V1 से टेंस इंडेफिनिट तो V5 से भी टेंस इंडेफिनिट। आई बात समझ में? बहुत आसान है। तो पीटर टेल्स ड्यूक दैट ही नोज, अब किसे? तो पीटर ने ड्यूक को यू कहा है, लेकिन ड्यूक के लिए तुम क्या कहोगे? दूर से तुम हिम कहोगे। क्यों हिम? तो यहाँ पर नो के बाद यू आया है, ऑब्जेक्ट हुआ ये, तो यहाँ तुम्हारे केस में नोज के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ड्यूक को तुम ही कहते, लेकिन ही का ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म हिम होता है, इसलिए हम हिम कहेंगे। एक बार इसे समझ लो, ये सब्जेक्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट का फॉर्म है, दैट इज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक कर्म कारक। तो
आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। अब ज़रा दूर में लिखेंगे सेकंड पर्सन। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यानी यू सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होता है सेंटेंस में और यू ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। थोड़ा और दूर लिखो, थर्ड पर्सन। ही का ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म हिम होता है, शी का ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म हर होता है और इट का ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म इट होता है और they का ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म them होता है। समझ गए? और बीच में यहाँ लिख दो वर्ब, यानी वर्ब से पहले अगर बातें आ जाएं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ये सब्जेक्ट कहते हैं। तो वर्ब से पहले अगर प्रोनाउन का चेहरा दिखेगा तो यही चेहरा दिख सकता है, और वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन को आना है तो वर्ब के बाद आए हुए प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट के रूप में अगर हमें किसी प्रोनाउन का चेहरा दिखेगा तो निश्चित तौर पर हमें यही चेहरे दिखेंगे। इतना आसान है। अब समझ गए? मुझे लगता है शायद आज के क्लासेस थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो एक चीज़ बस समझ लो यहाँ पर कि क्वेश्चन जो भी रहे, लेकिन इसका जो सल्यूशन तुम दोगे ये मान लें कि क्वेश्चन है हमारा। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच तुम लिख रहे हो। ऊपर वाले सेंटेंस को मैं लिखता हूँ। पीटर टेल्स ड्यूक, और यहाँ आता है दैट he knows him। तो ये दैट ना कंजंक्शन है। क्यों कंजंक्शन है? क्योंकि कंजंक्शन का काम होता है अपने से पहले की बात को यानी सेंटेंस को जोड़ना, किसी अपने से दूसरे वाली बात यानी दूसरे सेंटेंस को जोड़ना। तो एक कंजंक्शन अपने से पहले के सेंटेंस को अपने से आए हुए बाद वाले सेंटेंस को जोड़ता है। समझ गए? ये तो सेंटेंस कहने का क्या अर्थ होता है? यहाँ आएगा सेंटेंस नंबर फर्स्ट, इधर आएगा सेंटेंस नंबर सेकंड। सेंटेंस कहने का अर्थ है कि उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए। तो देखो, पीटर सब्जेक्ट है और यहाँ पर टेल्स वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब के आने से सेंटेंस बन जाता है। कंजंक्शन के बाद भी सेंटेंस दूसरा आया हुआ है। सेंटेंस कहने का क्या अर्थ है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, तो देखो ही सब्जेक्ट है, और वर्ब आना चाहिए, तो देखो वर्ब अवेलेबल है। कहने का क्या अर्थ हुआ कि कंजंक्शन के बाद सेंटेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच की मैं बात कर रहा हूँ, सेंटेंस के बाद कंजंक्शन के बाद निश्चित तौर पर हमेशा, कंजंक्शन के जस्ट बाद हमेशा सब्जेक्ट ही आना चाहिए। ये छोटी सी बात बहुत बड़ा काम करेगी आगे। उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए? वर्ब। ओके, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट डे हम यहीं से बढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, और पढ़ते रहो, सीखते रहो। थैंक यू सो मच।